देखिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 है क्या क्या कह रहा है, देखो, विराम अवस्था में किसी मुक्त न्यूट्रॉन की किसी मुक्त न्यूट्रॉन के विराम अवस्था में किसी मुक्त न्यूट्रॉन के, भाई न्यूट्रॉन विराम अवस्था में जब होता है तो वो क्या करता है, तुरंत ही एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रूपांतरित हो जाता है। विराम अवस्था में किसी मुक्त न्यूट्रॉन के शेप पर विचार कीजिए। के शेप पर विचार कीजिए। विराम अवस्था में स्थित किसी न्यूट्रॉन के शेप पर विचार कीजिए। अब देखिएगा किस तरह से कह रहे हैं, ये इस तरह से कह रहे हैं कि एक जो न्यूट्रॉन है ये एक तो प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, चेंज हो जाता है विराम अवस्था जब न्यूट्रॉन है। अब ये कहते हैं प्रदर्शित कीजिए कि इस प्रकार के द्विपिंड क्षय से प्रदर्शित कीजिए कि इस प्रकार के द्विपिंड क्षय से, प्रदर्शित कीजिए कि इस प्रकार के द्विपिंड क्षय से नियत ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन, क्षय से नियत ऊर्जा का, प्रदर्शित कीजिए कि इस प्रकार के द्विपिंड क्षय से नियत ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन अवश्य, नियत ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन अवश्य उत्सर्जित होना चाहिए। कोई इलेक्ट्रॉन अवश्य उत्सर्जित होना चाहिए और इसलिए यह किसी न्यूट्रॉन, इसलिए यह किसी न्यूट्रॉन या किसी नाभिक के बीटा क्षय में प्रेक्षित, इसलिए यह किसी न्यूट्रॉन या किसी नाभिक के बीटा क्षय में प्रेक्षित किसी नाभिक के बीटा क्षय में प्रेक्षित सतत ऊर्जा वितरण का, सतत ऊर्जा वितरण का स्पष्टीकरण नहीं दे सकता, स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। देखिएगा भाई इसमें ये ग्राफ अपन को दिया हुआ है, यहां इस अक्ष पर यहां आपको दिया गया है उत्सर्जित बीटा कणों की ऊर्जा और इधर है प्रति सेकंड उत्सर्जित बीटा कणों की संख्या। उत्सर्जित बीटा कणों की गतिज ऊर्जा, या इसे आप ऊर्जा भी कहते हैं क्योंकि यही होती है इनके पास, और यहां ले रहे हैं प्रति सेकंड
उत्सर्जित बीटा कणों की संख्या। देखिए इनमें जो ग्राफ दिया हुआ है वो इस तरह से है। यहां पर इस ऊर्जा को कहा जाता है एंड पॉइंट एनर्जी, अंत बिंदु ऊर्जा, यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। अब देखिएगा इस ग्राफ्स को अपन देखें, वक्र सतत नहीं है, इस तरह से है। विराम अवस्था में किसी मुक्त न्यूट्रॉन के क्षय पर विचार कीजिए। प्रदर्शित कीजिए कि इस प्रकार के द्विपिंड क्षय से नियत ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन अवश्य उत्सर्जित होना चाहिए, इसलिए यह किसी न्यूट्रॉन या किसी नाभिक के बीटा क्षय में प्रक्षिप्त सतत ऊर्जा वितरण का स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। देखिए भाई, अब इसको अपन हल करते हैं भाई। यहां आप अब इसका उत्तर अपन यहां से लिख रहे हैं। अब देखो भाई इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने, अगर अपन इसको अच्छे से समझें, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, लिखूंगा इसका पूरा नहीं, क्योंकि लिखना तो पूरा अपन को 12th के अंदर कंप्लीटली है। यहां केवल जितना ये पूछ रहे हैं अपन उतना सा थोड़ा सा इसे जान लें। देखिए जब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ उत्सर्जित हो रहा है। यहां अगर अपन इस घटना को देखते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक तरह से क्या है, बीटा कण है नाभिक के अंदर। आप क्या देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन है, इसका जो कोणीय संवेग है, जो कि अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट के अंदर, इसीलिए मैंने कहा कि अपन सीधी केवल इसमें सिर्फ सिंपल बातें कर रहे हैं। इसका जो कोणीय संवेग है वो होता है प्लस माइनस। देखो ये मैं अभिक्रिया को लिख देता हूं NPeE, इसका कोणीय संवेग होता है H×2 और इसका भी होता है प्लस माइनस H×2 और इसका भी प्लस माइनस H×2 होता है। अब आप देखिएगा क्या इक्वेशन संतुलित है, बैलेंस हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों? अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये H×2 हो जाएगा, दोनों नेगेटिव है तो 0 हो जाएगा, लेकिन H×2 के बराबर नहीं आ रहा है। यानी ऐसा लग रहा है कि कोणीय संवेग संरक्षण नियम की इसके अंदर पालना नहीं हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल अगर इसकी ऑपोजिट दूसरी रिएक्शन देखें अपन, कि अगर जैसे प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है और इसके साथ इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट कण जिसे अपन बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ये क्या है यहां पर भाई, पॉजिट्रॉन है, ये उत्सर्जित हो रहा है, तब भी वही परिणाम आ रहा है जो इसका आ रहा था। देख लो आप, वही परिणाम आ रहा है। इसका मतलब जब बीटा क्षय की प्रक्रिया होती है, यानी कि जब बीटा प्लस उत्सर्जित हो, जब बीटा माइनस हो, बीटा माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, बीटा प्लस का मतलब पॉजिट्रॉन, जब ये उत्सर्जित हो रहा है नाभिक से, तो ऐसा लग रहा है कि कोणीय संवेग संरक्षण नियम की पालना नहीं हो रही, एक ऊर्जा संरक्षण नियम की भी पालना इसके अंदर नहीं हो रही है, ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा भ्रम हो रहा है। इस भ्रम को दूर करने के लिए पाउली नामक वैज्ञानिक ने, उन्होंने एक परिकल्पना दी जिसे बोलते हैं न्यूट्रिनो परिकल्पना। पाउली ने क्या दी है कि न्यूट्रिनो परिकल्पना दी। उन्होंने ये कहा कि जब नाभिक से बीटा कण का उत्सर्जन होता है या रेडियोएक्टिव पदार्थ से जब बीटा कण निकलते हैं, तो उस बीटा क्षय की प्रक्रिया में बीटा कण के साथ साथ एक अन्य कण और उत्सर्जित होता है जिसे न्यूट्रिनो कहते हैं, और उसका कोणीय संवेग H×2 यानी कि H अपोन में 2 पाई ये हाफ, ये उसकी क्या है, वैल्यू होती है। या तो अपन सीधा यूं कह दें कि उसका कोणीय संवेग H×2 होता है, ये उन्होंने कहा। और ये द्रव्यमानहीन और आवेशहीन कण होता है, द्रव्यमानहीन और आवेशहीन कण होता है, जो कि इस इक्वेशन को क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। अब इसे अपन थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर इसको लिख लें, क्योंकि डिटेल तो आपको ये कहां जाननी है, 12th क्लास के अंदर है आपके विस्तार से। अब इस क्वेश्चन के साथ ही अपना जो चैप्टर नंबर 6 है वो वेल अपडेट अपना क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा अब अपन इसका जरा उत्तर थोड़ा सा अपन लिख लें, तो अपन क्या कह सकते हैं, इस अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन बन रहा है, यूं कह सकते हैं इस अभिक्रिया में वैज्ञानिक पाउली ने, देखो इस अभिक्रिया
कौन सी है? न्यूट्रॉन किस में चेंज हो रहा है भाई? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। इस अभिक्रिया में वैज्ञानिक पाउली ने वैज्ञानिक पाउली ने एक परिकल्पना दी। जिसके अनुसार यो अपन कह सकते हैं, एक परिकल्पना दी जिसके अनुसार बीटा शेकी प्रक्रिया में, या घटना भी कह सकते हैं, जिसके अनुसार बीटा शेकी प्रक्रिया में बीटा कण के साथ एक अन्य कण जिसे न्यूट्रिनो कहा जाता है, एक अन्य कण जिसे न्यूट्रिनो कहा जाता है, उत्सर्जित होता है। एक अन्य कण जिसे न्यूट्रिनो कहा जाता है उत्सर्जित होता है, जो कि उदासीन व द्रव्यमान रहित कण है। उदासीन वे द्रव्यमानहीन या द्रव्यमान रहित कण है, यानी कि उस पर किसी तरह का कोई आवेश यानी कि कोई चार्ज नहीं होता है, जो कि उदासीन वे द्रव्यमानहीन क्या है? कण है, जिसका चक्रण प्लस माइनस h×2 होता है। कितना? प्लस माइनस h×2 होता है। ये उन्होंने परिकल्पना की, जिसका चक्रण होता है। अतः सही अभिक्रिया निम्न होगी, यानी कि पूरी अभिक्रिया को इस तरह से ले सकते हैं अपन। न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन के अंदर चेंज हुआ, एक इससे इलेक्ट्रॉन निकला। ध्यान रखना, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो जो कण निकलता है उसका नाम होता है एंटी न्यूट्रिनो। लेकिन अगर जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है तो तब इसके साथ ये जो पॉजिट्रॉन है यानी कि बीटा माइनस और ये बीटा प्लस निकलता है, तब जो कण निकलता है वो होता है न्यूट्रिनो। तो इस तरह से यह अभिक्रिया होती है, और इस न्यूट्रिनो परिकल्पना के आधार पर ही ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत और कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत सत्य प्रमाणित हो पाया। तो अपन ये लाइन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इस न्यूट्रिनो परिकल्पना से ही कोणीय संवेग संरक्षण, ये होता क्या है अपन भाई नेक्स्ट जो अगला चैप्टर 7 शुरू करने जा रहे हैं उसी में अपन इसको जानेंगे। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है पूरा विस्तार से जानेंगे। इस न्यूट्रिनो परिकल्पना से ही कोणीय संवेग संरक्षण व ऊर्जा संरक्षण
सिद्धांत की सत्यता तब प्रमाणित हो पाए। ये लीजिए, यहां अपने पास ये जो चैप्टर नंबर जो 6 था वो अपने पास कंप्लीट हो गया है। देखो, इस एनर्जी का फुल नेम है एंड पॉइंट एनर्जी, यानी अंत बिंदु ऊर्जा। ये आप होती क्या है सब अपन बारे में देखेंगे। तो यहां अपने पास चैप्टर नंबर 6 अपन ने वेल अपडेट कंप्लीट कर लिया है। अब अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की। इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर वो होगा 7। क्या चैप्टर है, क्या क्या उसके पॉइंट्स हैं, उनको अपन अब डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा और बढ़िया चैप्टर है, थोड़ा बड़ा है। देखिए, अपन चैप्टर नंबर जो 6 था, कार्य, ऊर्जा, शक्ति और टक्कर वाला जो चैप्टर था वो अपन कंप्लीट कर चुके थे। एक अच्छा चैप्टर था। अब जो चैप्टर अपन 7 जो शुरू करने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और वो चैप्टर है दृढ़ पिंड गति की, यानी कि रिजिड बॉडी, या यूं कह सकते हैं घूर्णन गति के नाम से भी जानते हैं अपन इसे। या इस चैप्टर को अपन कहते हैं, अपनी बुक में इसका नाम दिया हुआ है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। तो इसमें सबसे पहले अपन जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे दृढ़ पिंड, यानी कि रिजिड बॉडी होती क्या। दृढ़ पिंड से मतलब होता है ऐसे पिंड जिनके कणों के बीच की दूरी सदैव अपरिवर्तित रहे, चाहे उन पिंडों पर कितना भी बल लगाया जाए अथवा कितना भी बल आघूर्ण लगाया जाए। बल आघूर्ण भी अपन इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, अभी केवल नाम ले रहे हैं। तो उनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रहे तो ऐसे पिंडों को कहा जाता है दृढ़ पिंड। वैसे प्रकृति में ऐसा कोई पिंड नहीं है जिसे दृढ़ पिंड कह सके, लेकिन भौतिक विज्ञान में अध्ययन की सुविधा के लिए अपन ठोस वस्तुओं को दृढ़ पिंड मान सकते हैं। दृढ़ पिंडों के लिए यह माना जाता है कि इनका आकार, इनकी आकृति, आयतन, घनत्व नियत रहता है। देखिए, अब पहले अपन इस परिभाषा को पूरी कर लें। तो देखिए, अपन शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है, अपनी बुक में जो नाम दिया गया है वो है कणों के निकाय एवं घूर्णी गति। कणों के निकाय एवं घूर्णी गति। कणों के निकाय एवं घूर्णी गति, यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये अपने पास चैप्टर नंबर 7 है जिसको अपन शुरू कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसमें सबसे पहले जो अपन जान रहे हैं, एक डेफिनेशन जान ले, शब्द बार बार आएगा, और वो है दृढ़ पिंड। रिजिड बॉडी। अभी भी मैंने परिभाषा बताई कि ऐसे पिंड जिनके कणों के बीच की दूरी अपरिवर्तित रहे या नियत रहे, फिर चाहे उन पर कितना भी बल अथवा बलाघूर्ण क्यों नहीं लगाया जाए। तो देखिए, ऐसे पिंड जिनके कणों के बीच की दूरी, ऐसे पिंड जिनके कणों के बीच की दूरी, ऐसे पिंड जिनके कणों के बीच की दूरी सदैव अपरिवर्तित रहे, सदैव अपरिवर्तित रहे। ऐसे पिंड जिनके कणों के बीच की दूरी सदैव अपरिवर्तित रहे, चाहे कितना भी बल अथवा बल आघूर्ण, चाहे कितना भी बल
अथवा बल आघूर्ण क्यों लगाया जाए, क्यों लगाया जाए, दृढ़ पिंड कहलाते हैं। दृढ़ पिंड कहलाते हैं। अब जरा इन दृढ़ पिंडों के बारे में कुछ सामान्य बातें अपन जान लें। देखिए, ये तो अपन इसकी डेफिनेशन दे दी, ऐसे पिंड जिनके कणों के बीच की दूरी सदैव अपरिवर्तित रहे, चाहे कितना भी बल अथवा बलाघूर्ण क्यों न लगाया जाए, दृढ़ पिंड कहलाते हैं। तो देखो अगली विशेषता कि दृढ़ पिंडों का आयतन, आकार, आकृति, घनत्व इत्यादि क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। दृढ़ पिंडों का आकार, आकृति, आयतन, घनत्व इत्यादि अपरिवर्तित रहते हैं। दृढ़ पिंडों का आकार, आकृति, आयतन, घनत्व इत्यादि क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। फिर देखिए, प्रकृति में ऐसा कोई पिंड नहीं है जिसे दृढ़ पिंड कहा जा सके, परंतु भौतिकी में, प्रकृति में ऐसा कोई पिंड नहीं है जिसे दृढ़ पिंड कहा जा सके, परंतु भौतिकी में अध्ययन की सुविधा हेतु ठोस वस्तुओं को दृढ़ पिंड माना जा सकता है, परंतु भौतिकी में अध्ययन की सुविधा हेतु ठोस वस्तुओं को क्या माना जा सकता है, दृढ़ पिंड माना जा सकता है। अब देखिएगा, एक सिंपल से एग्जांपल से अपन समझें। ये मेरे पास कोई एक बॉक्स है, ये मेरे पास कोई एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर कोई कांच की गोलियां रखी हैं। देखो, ये मैं कोई कांच की क्या है, इसके अंदर गोलियां रख देता हूं। ये लो, ये कोई कांच की गोलियां रखी हुई है। अब यह है कि क्या ये कांच की गोलियां यानी कि ग्लास बॉल है, वो रिजिड बॉडी है? बिल्कुल है। तो देखिएगा, अगर ग्लास बॉल की बात करूं तो ये कैसी होंगी, रिजिड बॉडी होंगी। ग्लास बॉल कैसी होंगी, रिजिड बॉडी होंगी। अगर मैं केवल बॉक्स की अगर मैं बात करूं, क्या रिजिड बॉडी है? तो केवल बॉक्स भी कैसा होगा भाई, रिजिड बॉडी होगी। लेकिन अब अगर इसमें केवल मैं कहूं कि ग्लास बॉल प्लस बॉक्स, ग्लास की बॉल है और ये बॉक्स है, अगर इन दोनों को अगर मैं सम्मिलित रूप से कहूं तो क्या ये रिजिड बॉडी है? नहीं, ये कैसी होगी, नॉन रिजिड होंगी। इसको नॉन रिजिड बॉडी कहेंगे, ये ध्यान रहे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि यदि गोलियों को चिपका दिया जाए, कि यही बात ऐसे आ जाए कि यदि गोलियों को चिपका दें, ये ग्लास की जो गोलियां हैं, यदि गोलियों को चिपका दें
इसके साथ, किसके साथ? बॉक्स के साथ। तो ऐसी स्थिति में चिपका दें तो बॉक्स प्लस ग्लास बॉल। यदि गोलियों को चिपका दें तो बॉक्स और ग्लास बॉक्स जो है, सॉरी, यदि गोलियों को चिपका दें तो बॉक्स और ग्लास बॉल जो है ये अब रिजिड बॉडी हो जाएंगी। अब आप इसे आप क्या कह देंगे? रिजिड बॉडी कह देंगे। ये लो, अब देखिएगा एक चीज अपन नोट लगा के लिख सकते हैं। नोट में लिख सकते हैं कि चिकनी मिट्टी और रबड़ दृढ़ पिंड नहीं है। चिकनी मिट्टी व रबड़ दृढ़ पिंड, यानी कि रिजिड बॉडी नहीं है। ये लो, यहां अपन ने दृढ़ पिंड है क्या, रिजिड बॉडी क्या है, उसकी डेफिनेशन को अपन यहां क्लियर कर लिया है। अब अपनी बुक में जो हेडिंग दे रखी है वो हेडिंग ये दे रखी है कि दृढ़ पिंडों में किस प्रकार की गति हो सकती है। एनसीईआरटी की जो अपनी बुक है उसमें इस टॉपिक के बाद सीधी हेडिंग है कि दृढ़ पिंडों में किस प्रकार की गति हो सकती है। तो देखिए, दृढ़ पिंडों में 3 प्रकार की गति संभव है। पहली स्थानांतरण गति, जिसमें कि स्थान चेंज हो रहा है। दूसरी होती है घूर्णी गति या घूर्णन गति, यानी रोटेशनल मोशन, जिसमें कि किसी अक्ष के सहारे गति होती है। और एक गति ऐसी होती है जिसमें स्थानांतरण और घूर्णन दोनों ही सम्मिलित हों, तो उस गति को कहा जाता है रोलिंग मोशन, यानी कि लोटनिक गति। अब इन तीनों की अपन डेफिनेशन देंगे। यहां अपन पहले घूर्णन गति के बारे में थोड़ा सा ज्यादा जरूर लिख लेंगे। देखो, स्थानांतरण गति अपन पिछले चैप्टरों में पढ़ चुके हैं। जो चैप्टर नंबर 4 था, चैप्टर नंबर 5 था, उन चैप्टरों के अंदर अपन स्थानांतरण गति के बारे में काफी पूरा ही पढ़ चुके हैं। यहां अपन केवल घूर्णी गति और लोटनिक जो गति है इनकी अपन विशेष रूप से क्या करेंगे? चर्चाएं करेंगे। देखिएगा भाई, अब अपन जो नेक्स्ट जो टॉपिक जानने जा रहे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है जो अपनी बुक में हेडिंग दे रखी है कि दृढ़ पिंडों में किस प्रकार की गति हो सकती है, उसके बारे में अपन इसमें लिखेंगे। देखिएगा, अपनी बुक में जो हेडिंग है वो है एक दृढ़ पिंड में किस प्रकार की गति हो सकती है। ये हेडिंग है भाई, एक दृढ़ पिंड में किस प्रकार की गति हो सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ये हेडिंग है अपनी बुक की। जो अपनी एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक दृढ़ पिंड में किस प्रकार की गति हो सकती है। तो देखिएगा, अपन क्या कह सकते हैं कि एक दृढ़ पिंड में 3 प्रकार की गति संभव है। एक दृढ़ पिंड में 3 प्रकार की गति संभव है। कौन कौन सी है? नंबर 1 या नंबर ए नाम देता हूं। नंबर ए जो गति में ले रहा हूं वह है स्थानांतरण गति। स्थानांतरण गति यानी कि जिसमें स्थान चेंज होगा, या ट्रांसलेशन मोशन भी कह सकते हैं। स्थानांतरण गति, ट्रांसलेशन मोशन, यानी शुद्ध स्थानांतरण गति में क्या होता है? क्षण विशेष पर दृढ़ पिंड का प्रत्येक कण समान वेग से क्या करता है? गति करता है। तो इसमें केवल इतना सा ही अपन लिख दें, क्योंकि जब अपन हेडिंग लिखी है तो इस एक लाइन को अपन लिख सकते हैं कि शुद्ध स्थानांतरण गति में, शुद्ध स्थानांतरण गति में क्षण विशेष शुद्ध स्थानांतरण गति में क्षण विशेष पर
क्षण विशेष पर, शुद्ध स्थानांतरण गति में क्षण विशेष पर दृढ़ पिंड का प्रत्येक दृढ़ पिंड का प्रत्येक कण समान वेग से गति करता है। प्रत्येक कण समान वेग से गति करता है। ये लीजिए, ये अपन ने एक सिंपल इतना सा इसलिए लिख दिया क्योंकि नाम ये आ रहा है, तो इतनी सी एक इसकी विशेषता लिख दी। वैसे विस्तार पूर्वक अपन इसे पढ़ चुके हैं। नंबर सेकंड देखिएगा भाई, ट्रांसलेशन मोशन जो अपन जान ली थी। दूसरा है घूर्णन गति। रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन ये होती क्या है? जब कोई दृढ़ पिंड किसी नियत अक्ष के परितः घूर्णन करता है तो उसकी इस प्रकार की गति को कहा जाता है घूर्णन गति, और जिस अक्ष के परितः घूर्णन करता है उसे कहा जाता है घूर्णन अक्ष। तो अपन इसमें क्या कह सकते हैं? यो कह सकते हैं जब कोई दृढ़ पिंड किसी नियत अक्ष के परितः, जब कोई दृढ़ पिंड किसी नियत अक्ष के जब कोई दृढ़ पिंड किसी नियत अक्ष के परितः घूर्णन करता है घूर्णन करता है तो पिंड की गति घूर्णन गति, तो पिंड की गति क्या कहलाएगी? घूर्णन गति कहलाती है। तो पिंड की गति घूर्णन गति कहलाती है। और पिंड जिस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है, और पिंड जिस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है उसे घूर्णन अक्ष कहते हैं। तो देखो क्या लिखा, जब कोई दृढ़ पिंड किसी नियत अक्ष के परितः घूर्णन करता है तो पिंड की गति घूर्णन गति कहलाती है, और पिंड जिस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है उसे घूर्णन अक्ष कहते हैं। अब देखिए, घूर्णन अक्ष अपन ने कह दिया है। अब घूर्णन गति की एक विशेष खासियत बात अपन वो पॉइंट भी नोट कर लें कि घूर्णन गति में पिंड के सभी कण, घूर्णन गति में पिंड के सभी कण, घूर्णन गति में पिंड के सभी कण विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्तीय पथों में, सभी कण विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्तीय पथों में घूर्णन करते हैं। विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्तीय पथों में घूर्णन करते हैं। घूर्णन गति में पिंड के सभी कण विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्तीय पथों में क्या करते हैं? घूर्णन करते हैं। और इन सभी वृत्तीय पथों का वृत्तीय पथों का रेखापथ या इसे अपन क्या कह सकते हैं? बिंदु पथ, यानी कि लोकस।
गुणन करते हैं और इन सभी वृत्तीय पथों का रेखापथ यानी कि बिंदु पथ, जो रेखापथ होता है घूर्णन अक्ष होता है। घूर्णन अक्ष होता है, यानी कि जो घूर्णन अक्ष है, रोटेशनल एक्सिस है, वही इनका क्या है, बिंदु पथ होता है। अपन इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यदि अक्ष भी घूमती है तो इसे अपन लोटनी गति कहेंगे, ध्यान रखना। चलो अपन यो कह सकते हैं, चलो इसका अपन एग्जाम्पल लिख लें पहले, फिर उसको तो अपन नोट में बाद में लिख लेंगे कि घूर्णन गति के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। देखो रेखीय गति या स्थानांतरण गति तो अपन बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं, सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं, गुरुत्व के अधीन गति थी या कोई सी भी थी। अब यहां अपन इसके एग्जाम्पल ले लें, तो देखो घूर्णन गति के उदाहरण कौन कौन से हैं। काफी सारे उदाहरण आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे बिजली के पंखे की घूमती हुई पंखुड़ियां, बिजली के पंखे की घूमती हुई पंखुड़ियां, ये भी कैसा है, घूर्णन गति का एग्जाम्पल, एक अक्ष के सारे घूमती हैं वो पंखुड़ियां, या यानी पंखे के जो ब्लेड हैं वो कह सकते हैं बिजली के पंखे की घूमती हुई पंखुड़ियां। इसके अलावा अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं मेरी गो राउंड, एक झूला है एक तरह से, मेरी गो राउंड। इसके अलावा और एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं कुम्हार का चाक, और एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं फ्लाई व्हील, गति पालक चक्र। फ्लाई व्हील। और एक एग्जाम्पल और अपन ले लें इसका, वो है विशाल चक्री झूला। विशाल चक्री झूला, या इसे अपन कहते हैं जॉइंट व्हील। इत्यादि, ये सब अपने पास एग्जाम्पल है घूर्णन गति के। तो देखो घूर्णन गति के अपन ने एग्जाम्पल लिख लिए। ध्यान रहे अगर घूर्णन गति में उसकी अक्ष भी अगर घूमने लग जाए तो वो क्या कहलाती है, लोटनी गति कहलाती है। तो यहां मैं इसको नोट लगा के लिख देता हूं, इसी पॉइंट के आगे वही घूर्णन गति के एग्जाम्पल तो अपन ने लिख ही लिए, यानी कि लोटनी गति वाकई में है क्या, तो लोटनी गति एक्चुअल में हुई स्थानांतरण गति और घूर्णन गति का संयोजन हो गई, एक तरह से यूं ही अपन कह सकते हैं। तो देखो यहां अपन ने घूर्णन गति के बारे में ये लिख लिया है। अब अपन कुछ घूर्णन गति की विशेषताओं को और अपन देख लें। घूर्णन गति क्या देख लें अपन, विशेषताओं की चर्चाएं और कर लेते हैं कि घूर्णन गति में और क्या क्या विशेषताएं हैं। चलो उनको एक साथ ही जान लेते हैं।